Welcome to Easy NCRT, your comprehensive guide to civil services preparation. द डीप डाइव के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज का हमारा जो मिशन है ना, वो बहुत ही स्पष्ट और बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और आज हम चर्चा क्या करने वाले हैं? आज हम इजी एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए गए HCS पॉलिटी के पिछले वर्षों के 14 प्रश्नों का, यानी जो PYQs हैं, उनका एक एक करके स्लाइड द स्लाइड गहन विश्लेषण करने वाले हैं। हाँ, और देखिए ये चर्चा ना सिर्फ सही उत्तर रटने या ABCD का मिलान करने तक सीमित नहीं रहेगी। सही कहा। इसका असली मकसद ये समझना है कि परीक्षक सवाल बनाते समय आखिर सोचता क्या है, वो क्यों और कैसे वाले जाल कहाँ बिछाता है। बिल्कुल। जब हम पिछले वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं तो वे सिर्फ सवाल नहीं होते, वे पूरे सिलेबस का एक आईना होते हैं। हाँ, तो छात्र तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के पूरे पाठ्यक्रम का एक बहुत ही बेहतरीन रिवीजन साबित होने वाला है। सही बात है, क्योंकि किताबों में जो सिद्धांत बहुत सीधे और सरल लगते हैं ना, परीक्षा के दबाव में वही कॉन्सेप्ट्स बहुत उलझे हुए नजर आते हैं। मैं समझ रही हूँ। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से, जो संविधान संशोधन और शक्तियों के बंटवारे पर आधारित है। ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। हाँ, पहला प्रश्न ही अपने आप में पूरे संविधान का एक मिनी रिवीजन है। इसमें पूछा गया है कि अलग अलग तरह के बदलावों के लिए संसद में किस तरह का बहुमत यानी मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? अगर इसे एक आसान उदाहरण से समझें तो संविधान में बदलाव करना एक घर में बदलाव करने जैसा है। घर वाला उदाहरण? ये तो बहुत ही दिलचस्प है, थोड़ा और बताइए। देखिए, प्रश्न में 3 कथन दिए गए थे। पहला था कि भारतीय संघ में नया राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है, जो कि अनुच्छेद 3 का हिस्सा है और अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन माना ही नहीं जाता। पर्दे बदलने जैसा है। इसके लिए पूरे परिवार की कोई विशेष बैठक नहीं बुलानी पड़ती। बहुत खूब। और दूसरा कथन? दूसरा था कि नीति निर्देशक तत्वों यानी DPSP में बदलाव के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। ये घर की कोई अंदरूनी दीवार गिराने जैसा है, इसके लिए ज्यादा विचार विमर्श और खास सहमति चाहिए। एकदम सटीक। और तीसरा कथन था कि अनुच्छेद 368 में ही बदलाव के लिए स्पेशल मेजॉरिटी के साथ आधे राज्यों की सहमति चाहिए। ये तो पूरे घर की नींव ही बदलने जैसा हो गया ना। हाँ, नींव बदलना पड़े तो सबकी राय लेनी ही पड़ेगी। और मजे की बात यह है कि प्रश्न में दिए गए ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही थे। इस घर वाले उदाहरण ने तकनीकी बात को काफी सरल कर दिया है। बिल्कुल। और देखिए, संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता यही पर नजर आती है। जब बात नए राज्य बनाने की आती है तो केंद्र सरकार आसानी से प्रशासनिक सुविधा के अनुसार काम कर सके, इसलिए साधारण बहुमत रखा गया, ताकि राज्य उसमें रोड़ा न अटका सके जो 7वीं अनुसूची की सूचियों पर है। ये प्रश्न इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे परीक्षक सवाल सेट करते समय फंसाते हैं। हाँ, लिस्ट वाले सवाल हमेशा ट्रिकी होते हैं। इसमें 3 जोड़ियां दी गई थीं। पहली जोड़ी में वजन और माप को यूनियन लिस्ट के साथ रखा गया, जो सही है। बिल्कुल सही है। लेकिन बाकी 2 जोड़ियों में सट्टेबाजी और जुआ को कंकरेंट लिस्ट बता दिया गया और गोद लेना और उत्तराधिकार को स्टेट लिस्ट बता दिया गया। और यहीं पर वो सबसे बड़ा ट्रैप था। अगर हम इसके पीछे के तर्क को समझे ना, तो रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे? देखिए, वजन और माप यानी व्यापार के लिए पूरे देश में एक रूपता होना बहुत जरूरी है, वरना एक राज्य का 1 किलो दूसरे राज्य में अलग हो जाएगा। इसलिए ये यूनियन लिस्ट में है। लॉजिकल है। वहीं सट्टेबाजी और जुआ पूरी तरह से स्थानीय कानून व्यवस्था और राज्य के राजस्व का मुद्दा है। हर राज्य की इस पर अपनी अलग नीति हो सकती है, इसलिए ये स्टेट लिस्ट का विषय है। अच्छा, और गोद लेने वाला नियम? गोद लेना या उत्तराधिकार जैसे पारिवारिक कानून पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन स्थानीय परंपराओं का भी ध्यान रखना होता है, इसलिए ये कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में आता है। ये तर्क समझने के बाद शायद ही कोई इन सूचियों को भूलेगा। ऐसी शक्तियों के बंटवारे से जुड़ा है प्रश्न 3, जो अवशिष्ट शक्तियों यानी रेसिडुअरी पावर्स के बारे में है। हाँ, जो विषय तीनों सूचियों में नहीं है। प्रश्न में स्पेस टेक्नोलॉजी का उदाहरण दिया गया था। चूंकि ये 1950 में मौजूद नहीं था, इसलिए ये एक अवशिष्ट विषय बन जाता है। लेकिन प्रश्न के एक कथन में फंसाने के लिए कहा गया था कि अनुच्छेद 248 के अनुसार संसद और राज्य विधानसभाएं दोनों इस पर कानून बना सकती हैं, जो कि सरासर गलत। वही तो। लेकिन अगर राज्य के नजरिए से सोचे तो क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं लगता कि भविष्य में आने वाली हर नई तकनीक पर केवल केंद्र का ही अधिकार होगा? ये सवाल अक्सर उठता है, लेकिन यहाँ जो बहुत सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हमें 1940 और 50 के दशक का ऐतिहासिक संदर्भ समझना होगा। उस समय की परिस्थितियां काफी अलग थीं। बिल्कुल। देश उस समय विभाजन के दर्द से गुजर रहा था। संविधान निर्माता एक मजबूत केंद्र बनाना चाहते थे ताकि देश को टूटने से बचाया जा सके। मैं समझ रही हूँ। अनुच्छेद 248 बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का विशेषाधिकार केवल और केवल संसद के पास है। अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में ये शक्तियां राज्यों के पास हैं, लेकिन भारत ने कनाडाई मॉडल अपनाते हुए इन्हें केंद्र के पास सुरक्षित रखा। और यही मजबूत केंद्र वाली बात हमें सीधे प्रश्न 14 पर ले जाती है, जो एक दावा और कारण यानी असर्शन और रीजन वाला प्रश्न है। ऐसे प्रश्न तो परीक्षा में अक्सर दिमागी कसरत करवाते हैं। बिल्कुल। दावा ये था कि भारत में संघवाद सहकारी से सौदेबाजी यानी बार्गेनिंग की ओर बढ़ रहा है, और इसका कारण ये दिया गया था कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है।
इन दोनों वाक्यों को अगर अलग अलग पढ़ा जाए तो दोनों संवैधानिक और राजनीतिक रूप से पूरी तरह सही हैं। वो कैसे? देखिए, भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारों के उभार के कारण सचमुच बार्गेनिंग फेडरलिज्म देखने को मिला है, जहां राज्य केंद्र के साथ संसाधनों के लिए सौदेबाजी करते हैं और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। ये भी एक निर्विवाद तथ्य है। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो ये तय करना है कि क्या कारण दावे की सही व्याख्या कर रहा है। इस मामले में तो ये दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। सटीक विश्लेषण। भारत का संघवाद सौदेबाजी की ओर बढ़ रहा है। यह एक गतिशील राजनीतिक प्रक्रिया है जो समय के साथ विकसित हुई है। और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, यह संविधान के बनने के समय से ही एक स्थिर तथ्य है। एक स्थिर संवैधानिक संरचना वर्तमान के एक बदलते राजनीतिक विकास की व्याख्या नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। इसलिए इसका सही उत्तर था कि दोनों सत्य तो है, लेकिन कारण दावे की सही व्याख्या नहीं करता। ऐसी सवालों को हल करने के लिए सच में बहुत स्पष्ट वैचारिक समझ चाहिए होती है। चलिए अब हमारे दूसरे सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जहां अनुसूचियों, अनुच्छेदों और भारत के खजाने पर चर्चा होगी। अनुसूचियों की मैचिंग वाले सवाल तो अक्सर बहुत स्कोरिंग होते हैं। हाँ, बस एक सही सुराग पकड़ने की जरूरत होती है। प्रश्न 5 में दूसरी, 5वीं, 9वीं और 10वीं अनुसूची दी गई थी। इस तरह के सवालों में एलिमिनेशन तकनीक बहुत काम आती है। अगर सिर्फ 10वीं अनुसूची को भी पकड़ लिया जाए, जो कि दल बदल विरोधी कानून से जुड़ी है, तो आधे से ज्यादा विकल्प वैसे ही बाहर हो जाते हैं। चलिए इसे तेजी से रिकैप कर लेते हैं। दूसरी अनुसूची वेतन और भत्तों से जुड़ी है, जैसे कैग और जजों के वेतन। और 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। और 9वीं अनुसूची तो अपने आप में एक पूरा इतिहास समेटे हुए हैं। बिल्कुल। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना था। यानी जमींदारी प्रथा खत्म करने वाले कानूनों को बचाने के लिए। सही कहा। यह एक तरह का सुरक्षित बक्सा बनाया गया था जिसमें डाले गए कानूनों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अब जरा भारत के खजाने की बात करते हैं, क्योंकि प्रश्न 8 सीधे तौर पर संचित निधि और आकस्मिकता निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड के बीच के अंतर पर था। इसे भी हम आपके घरेलू उदाहरण से समझ सकते हैं। बिल्कुल। कंसोलिडेटेड फंड घर के उस जॉइंट बैंक अकाउंट की तरह है जहां पूरे परिवार की कमाई जमा होती है। इस अकाउंट से एक भी पैसा निकालने के लिए पूरे परिवार यानी संसद की मंजूरी अनिवार्य होती है। और कंटिजेंसी फंड क्या है? ये घर के मुखिया द्वारा गद्दे के नीचे छिपाकर रखे गए उस इमरजेंसी कैश की तरह है जिसे किसी अचानक आई मेडिकल इमरजेंसी के लिए रखा जाता है। बहुत ही बेहतरीन उपमा है। ये फंड राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा रखा जाता है और इससे पैसा निकालने के लिए तुरंत संसद की मंजूरी नहीं चाहिए होती। ये एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है। लेकिन प्रश्न 8 के पहले कथन में कहा गया था कि संचित निधि से बिना संसद की मंजूरी के भुगतान किया जा सकता है। ये तो सरासर गलत हो गया। वही तो। संचित निधि देश की गाड़ी कमाई है। बिना संसद में वोट के वहां से एक धेला नहीं निकाला जा सकता। अब जब हम व्यवस्था को समझ रहे हैं तो उन अनुच्छेदों को भी देखना भी जरूरी है जो इस व्यवस्था को चलाते हैं। हाँ, प्रश्न 4 और 11 में अनुच्छेदों पर एक साथ कई सवाल दागे गए थे। ये अनुच्छेद अक्सर परीक्षार्थियों के लिए सिरदर्द बन जाते हैं। जैसे प्रश्न 4 में आर्टिकल 263, 226, 239 और 280 को मैच करने के लिए कहा गया था। आर्टिकल 263 यानी इंटरस्टेट काउंसिल और आर्टिकल 280 यानी फाइनेंस कमीशन के बीच अक्सर कंफ्यूजन पैदा किया जाता है। बिल्कुल। जब राज्यों के बीच पानी या सीमा का विवाद होता है तो आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद काम आती है। और जब राज्यों और केंद्र के बीच टैक्स के पैसे के बंटवारे की बात आती है तब अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की भूमिका शुरू होती है। एकदम स्पष्ट है। इसके अलावा अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने की शक्ति है और 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से जुड़ा है। और प्रश्न 11 में जो कार्यकारी अनुच्छेद पूछे गए थे, आर्टिकल 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव और 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। इनको एक साथ पूछने के पीछे परीक्षक की एक खास मनोवैज्ञानिक चाल थी। इन अनुच्छेदों से जुड़ी सभी जोड़ियां पहले से ही सही मिली हुई थी। और यही छात्र मात खा जाते हैं। वे मानकर चलते हैं कि मैचिंग वाले सवाल में कुछ न कुछ तो गलत होगा ही, और वे सही जवाब को भी गलत कर बैठते हैं। चलिए, अब परीक्षा के दबाव में आत्मविश्वास डगमगाना बहुत आम है, इसीलिए ऐसे सीधे सवाल देकर भी फंसाया जाता है। चलिए अब अपने तीसरे सेगमेंट में प्रवेश करते हैं, जो जनहित याचिका यानी PIL और नीति निर्देशक तत्वों जैसे बहुत ही गहरे और वैचारिक विषयों पर है। प्रश्न 6 PIL के बारे में था और इसके लिए इसके पीछे का पूरा दर्शन समझना जरूरी था। बिल्कुल। प्रश्न में पूछा गया था कि क्या PIL ने लोकस स्टैंडाई के सिद्धांत को मजबूत किया है। यहीं पर सबसे बड़ा वैचारिक पेंच छिपा था। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो लोकस स्टैंडाई का शाब्दिक अर्थ होता है अदालत में खड़े होने का अधिकार। पारंपरिक नियम के अनुसार तो जिसके साथ अन्याय हुआ है केवल वही पीड़ित व्यक्ति अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। सही है, लेकिन आपातकाल के बाद के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय को आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश की। उन्हें महसूस हुआ कि भारी गरीबी और अशिक्षा वाले देश में यह पुराना नियम न्याय के आड़े आ रहा है। जाहिर है, एक बंधुआ मजदूर खुद कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। इसीलिए कोर्ट ने इस नियम को शिथिल कर दिया। अब कोई भी जन भावना वाला व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। यहाँ बात एकदम साफ हो जाती है। इसलिए प्रश्न का यह कथन कि PIL ने लोकस स्टैंडाई को मजबूत किया पूरी तरह से गलत था। असल में उसने उसे लचीला किया है।
यह एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है, और ऐसी ही बारीकी नीति निदेशक तत्वों से जुड़े प्रश्न 9 और 10 में भी देखने को मिली। प्रश्न 9 में आर्टिकल 44, 43B और 43A की जोड़ियां दी गई थीं। आर्टिकल 44 तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लेकिन 43A और 43B का कालक्रम बहुत दिलचस्प है। आर्टिकल 43A है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, जिसे 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। और आर्टिकल 43B है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसे बहुत बाद में 2011 में 97वें में संशोधन के जरिए जोड़ा गया। प्रश्न 9 में ये तीनों जोड़ियां सही थी, लेकिन जो असली एग्जाम ट्रैप था वो प्रश्न 10 में था। हाँ, आजीविका को 39A से, काम का अधिकार को 41 से और समान वेतन को 39E से मिलाया गया था। परीक्षा हॉल के तनाव में 39D और 39E बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान वास्तव में अनुच्छेद 39D में है, जबकि 39E श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति के दुरुपयोग को रोकने से संबंधित है। परीक्षक ने जानबूझकर D की जगह E लिख दिया। तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये एक बड़ी टिप है। DPSP के अनुच्छेदों को बहुत गहराई से पढ़ना चाहिए। अब आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जो अधिकारों के इतिहास और संविधान सभा की समितियों पर है। प्रश्न 13 ऐतिहासिक समय रेखा पर था। इसका पहला कथन था कि 1928 की नेहरू रिपोर्ट में अधिकारों के बिल की बात की गई थी। ये एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक तथ्य है। ये दिखाता है कि हमारे अधिकारों का संघर्ष कितना लंबा रहा है। लेकिन इसका दूसरा कथन काफी ट्रिकी था। उसमें कहा गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो प्रोविजन है वो 1946 के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लिया गया है, जो कि असंभव है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले हमने चर्चा की कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो 2011 में 97वें संशोधन से आया था। बिल्कुल। ऐसे सवालों में एक भी तारीख याद हो तो पूरा सवाल हल हो जाता है। अब प्रश्न 12 को देखते हैं, जो समितियों पर था। यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष नेहरू थे, माइनॉरिटी कमेटी के HC मुखर्जी थे, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी JB कृपलानी के पास थी। यहाँ पर कंफ्यूजन लैंग्वेज कमेटी को लेकर पैदा किया गया। प्रश्न में इसे मोटूरी सत्यानारायण के साथ जोड़ दिया गया था। ये उलझाने का एक और तरीका है, अध्यक्ष की जगह किसी प्रसिद्ध सदस्य का नाम दे देना। अध्यक्ष तो नेहरू ही थे। और अंत में प्रश्न 7 पर नजर डालते हैं। 26वां संशोधन प्रिवी पर्स को खत्म करने से जुड़ा था। 52वां संशोधन दल बदल विरोधी कानून है। इसके बाद 86वां संशोधन, जिसने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया, और 103वां संशोधन जो EWS आरक्षण से जुड़ा है। ये अकेला सवाल 1971 से लेकर 2019 तक के भारत के संवैधानिक सफर को समेट लेता है। ये पूरी चर्चा साबित करती है कि सफलता केवल तथ्यों को रटने से नहीं मिलेगी। ये सचमुच एक बहुत ही समग्र दृष्टिकोण है। तैयारी का स्तर केवल क्या तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि क्यों तक पहुंचना चाहिए। और हमने आज देखा कि कैसे हमारा संविधान लगातार विकसित हो रहा है। ये एक जड़ किताब नहीं, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है। इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही अलग परिप्रेक्ष्य में ले जाते हुए एक विचार सामने आता है। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल डेटा का दौर है। बिल्कुल। जब AI हमारी निजता को चुनौती दे रहा है, तो सोचने वाली बात है कि क्या भविष्य में हमें डिजिटल मौलिक अधिकारों की जरूरत पड़ेगी? क्या हमें AI के प्रभुत्व से बचाने के लिए कोई नया संशोधन देखने को मिलेगा? ये तकनीकी और संवैधानिक विकास के चौराहे पर खड़ा एक बहुत ही गहरा सवाल है, जिसका जवाब आने वाले दशकों की राजनीति तय करेगी। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ द डीप डाइव के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम दिया जाता है। उम्मीद है कि इस चर्चा से राजव्यवस्था की समझ और पैनी हुई होगी। सुनने और इस ज्ञान के सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चीजों के पीछे छिपे हुए क्यों को हमेशा तलाशते रहिए। आज के इस गहन विश्लेषण में सीधे विषय पर आते हैं, बिना किसी लंबी भूमिका के। आज का हमारा पूरा फोकस है HCS पॉलिटी PYQs पार्ट 2 पर। और हमारे पास स्रोत के रूप में है इजी NCERT की कुछ बहुत ही शानदार स्लाइड्स और उनके विस्तृत नोट्स। देखिए, इस पूरी चर्चा का जो मिशन है ना, वो केवल कुछ सवालों के सही जवाब खोजना नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब A, B, C या D टिक करना हमारा लक्ष्य नहीं है। एकदम सही। बल्कि आज का मुख्य लक्ष्य है उन जटिल कॉन्सेप्ट्स की तह तक जाना। परीक्षा के दौरान जो दबाव होता है ना, उसमें होने वाली उन सामान्य गलतियों को पकड़ना जो अक्सर अच्छे खासे तैयारी करने वालों को फंसा देती हैं। और व्यवहारिक ट्रिक्स निकालना जो वास्तविक परीक्षा हॉल में काम आ सकें। क्योंकि देखिए, पिछले वर्षों के प्रश्न, जिन्हें हम PYQs कहते हैं, वो सिर्फ एक टेस्ट पेपर का हिस्सा नहीं होते। असल में ये समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि पेपर सेट करने वाले परीक्षक छात्रों के दिमाग के साथ कैसे खेलते हैं। वो किन शब्दों को घुमाते हैं, बिल्कुल, कहाँ फंसाने की कोशिश करते हैं और किन बारीकियों पर उनकी नजर होती है। अगर इन सवालों का पैटर्न समझ आ जाए तो परीक्षा का आधा तनाव तो वैसे ही खत्म हो जाता है। और पॉलिटी जैसे विषय में, जहां सब कुछ अनुच्छेदों के इर्द गिर्द घूमता है, ये समझ और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसी मानसिकता को समझने के लिए हमारी दूसरी स्लाइड यानी पहले सवाल पर नजर डालते हैं। हाँ, पहले सवाल पर। ये सवाल नए राज्य बनाने और संविधान के अन्य हिस्सों में संशोधन करने की शक्तियों के बुनियादी अंतर के बारे में है। स्लाइड के अनुसार भारतीय संघ में अगर कोई नया राज्य बनाना हो तो अनुच्छेद 4 के तहत संसद इसे साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है। इसके लिए किसी विशेष प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। हाँ,
लेकिन जब बात संविधान के अन्य अहम हिस्सों में बदलाव की आती है तो नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। ये अंतर सिर्फ किताबी नहीं है। भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ बहुत ही सटीक शब्द है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखने की जरूरत है। नए राज्य का निर्माण एक प्रशासनिक और राजनीतिक जरूरत हो सकती है, इसलिए इसे साधारण बहुमत तक सीमित रखा गया है। मतलब आसानी से किया जा सके। हाँ, लेकिन जब बात संविधान के भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP या मौलिक अधिकारों को बदलने की आती है तो संसद को अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, स्पेशल मेजॉरिटी। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती ना? बिल्कुल नहीं। अगर मामला हमारे संघीय ढांचे से जुड़ा हो, फेडरल स्ट्रक्चर से, जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका बदलना हो या खुद अनुच्छेद 368 में ही कोई संशोधन करना हो, तो केवल विशेष बहुमत से काम नहीं चलता। उसके साथ साथ राज्यों की सहमति भी चाहिए होती है। जी, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति, जिसे स्टेट रैटिफिकेशन कहते हैं, वो अनिवार्य हो जाती है। संविधान निर्माताओं ने ये व्यवस्था इसलिए रखी ताकि केंद्र सरकार, भले ही उसके पास पूर्ण बहुमत हो, वो अकेले राज्यों के अधिकारों में मनमानी कटौती न कर सके। शक्तियों के इस बंटवारे को बहुत ही सोच समझकर डिजाइन किया गया है। और जब शक्तियों के बंटवारे की बात हो ही रही है तो 7वीं अनुसूची से जुड़े दूसरे सवाल का उदाहरण बहुत ही व्यावहारिक है। 7th शेड्यूल। हाँ, 7th शेड्यूल। इस अनुसूची में 3 सूचियां हैं। वजन और माप के मानक तय करना संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट में रखा गया है। इसके पीछे का तर्क बहुत स्पष्ट है। अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता था कि हरियाणा में 1 किलो का मतलब कुछ और हो और तमिलनाडु में कुछ और। पूरे देश में व्यापार और वाणिज्य के लिए एकरूपता बनी रहे, इसलिए इसे केंद्र के पास रखा गया है। सही कहा। वहीं गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में रखे गए हैं, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प है सट्टेबाजी और जुआ, जो राज्य सूची की प्रविष्टि 34 का हिस्सा है, एंट्री 34। और सट्टेबाजी और जुए का ये उदाहरण आज के समय में बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। चूंकि ये राज्य सूची का विषय है, इसलिए हम देखते हैं कि फैंटेसी स्पोर्ट्स या ऑनलाइन रमी जैसे खेलों को लेकर हर राज्य के अपने अलग नियम हैं। हाँ, कोई राज्य इसे बैन कर देता है, कोई नहीं। बिल्कुल। आप एक राज्य में बैठकर मोबाइल पर कोई फैंटेसी क्रिकेट लीग खेल रहे हैं और वो पूरी तरह वैध है, लेकिन जैसे ही आप ट्रेन से सफर करते हुए किसी दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश करते हैं, वही खेल अचानक से अवैध हो सकता है। ये संघीय ढांचे का एक बहुत ही जीता जागता प्रभाव है। एकदम। अब इस पूरी व्यवस्था से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। क्या होगा अगर कोई ऐसा नया विषय सामने आ जाए जो संविधान बनते समय अस्तित्व में ही नहीं था और इन तीनों सूचियों में से किसी में भी दर्ज ना हो? ये सवाल अक्सर परीक्षा में अलग अलग रूप बदल कर आता है। ऐसे विषयों को अवशिष्ट शक्तियां या रेजिडुअरी पावर्स कहा जाता है। अनुच्छेद 248 इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करता है कि इन बचे हुए विषयों पर कानून बनाने का विशेष और एकाधिकार केवल संसद के पास है, राज्यों की विधानसभाओं के पास नहीं। और संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता देखिए। वे जानते थे कि भविष्य में कुछ ऐसा जरूर आएगा जिसके बारे में 1950 में सोचना संभव नहीं था। जैसे कि आज के समय के बेहतरीन उदाहरण अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक और साइबर कानून, साइबर लॉ। बिल्कुल। जब संविधान बना था तब इंटरनेट या डेटा प्राइवेसी जैसी चीजें तो थी ही नहीं, इसलिए आज इन पर नियम बनाने की शक्ति स्वतः ही केंद्र के पास चली जाती है। ये एक तरह से संविधान के खुद को अपडेट करने का इनबिल्ट मैकेनिज्म है। हाँ। अब उन ट्रैप्स या जालों की बात करते हैं जो अनुच्छेदों के मिलान वाले सवालों में अक्सर बिछाए जाते हैं। हाँ, मैचिंग वाले सवाल। चौथे सवाल में कुछ प्रमुख अनुच्छेदों का जिक्र है, जैसे अनुच्छेद 263 जो अंतर्राज्य परिषद से जुड़ा है, अनुच्छेद 239 जो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की बात करता है, और अनुच्छेद 280 जो वित्त आयोग के लिए है, फाइनेंस कमीशन। आमतौर पर तैयारी करने वाले इन सीधे अनुच्छेदों को याद कर लेते हैं, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब बात अनुच्छेद 32 और 226 की आती है। बिल्कुल, और यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। स्लाइड में अनुच्छेद 226 का जिक्र है जो हाईकोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति से जुड़ा है। जो भी राजनीति विज्ञान पढ़ता है उसे अनुच्छेद 32 के बारे में तो रटा हुआ होता है, जो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है और जो खुद डॉक्टर BR अम्बेडकर के शब्दों में संविधान की आत्मा है, हार्ट एंड सोल। हाँ, लेकिन अनुच्छेद 226 और 32 के बीच के दायरे का अंतर समझना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य सामान्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन के लिए भी रिट जारी कर सकता है। इस अंतर के पीछे का कारण समझना भी जरूरी है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट में हर छोटे बड़े कानूनी विवाद की बाढ़ ना आ जाए, क्योंकि वह देश की सबसे बड़ी अदालत है। बिल्कुल, इसलिए उसे केवल सबसे बुनियादी अधिकारों यानी मौलिक अधिकारों का रक्षक बनाया गया है, जबकि हाई कोर्ट्स को कानूनी अधिकारों के रक्षण का व्यापक दायरा दिया गया है। इसलिए जब भी परीक्षा में यह कथन आता है कि रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट का दायरा सुप्रीम कोर्ट से व्यापक है, तो अक्सर छात्र इसे गलत मान लेते हैं, जबकि यह पूरी तरह सत्य है। 100% सत्य है। शक्तियों और अनुच्छेदों के इस ढांचे को समझने के बाद अब उन अनुसूचियों की बात करते हैं जो परीक्षा का एक और पसंदीदा हिस्सा है। हमारी स्लाइड 14 में अनुसूचियों का एक बहुत ही शानदार रिवीजन दिया गया है। शेड्यूल्स। इसे रटने के बजाय अगर एक लॉजिकल क्रम में देखा जाए तो पहली 3 अनुसूचियां
देश का मूल प्रशासनिक ढांचा तैयार करती हैं। कैसे? इसे ऐसे याद रखा जा सकता है कि सबसे पहले देश की जमीन और उसकी सीमाएं तय होंगी। ये पहली अनुसूची है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। ठीक है। जब राज्य बन गए तो उन्हें चलाने वाले अधिकारियों की जरूरत होगी और उन्हें वेतन देना होगा। ये दूसरी अनुसूची है। वेतन और भत्ते। और वेतन लेने के बाद उन्हें ईमानदारी से काम करने की शपथ लेनी होगी। ये तीसरी अनुसूची है। शपथ और प्रतिज्ञान। बहुत बढ़िया तरीका है याद रखने का। इसके बाद चौथी अनुसूची आती है जो ये तय करती है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसा होगा, यानी राज्यसभा में किस राज्य की कितनी सीटें होंगी। और पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी है। इस तरह एक क्रम में देखने से ये दिमाग में बैठ जाता है। वाकई ये बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। और अगर हम 5वें सवाल की तरफ देखें तो 9वीं और 10वीं अनुसूची का जिक्र आता है, जिनका अपना एक अलग ही इतिहास रहा है। बिल्कुल। 9वीं अनुसूची मूल संविधान का हिस्सा नहीं थी। इसे 1951 में पहले संविधान संशोधन के जरिए ही जोड़ना पड़ा था। इसका कारण बहुत दिलचस्प है। आजादी के ठीक बाद जब सरकार जमींदारी प्रथा खत्म करने और भूमि सुधार कानून लाने की कोशिश कर रही थी तो जमींदार अपने संपत्ति के अधिकार का हवाला देकर अदालतों से स्टे ऑर्डर ले आते थे, जो उस समय एक मौलिक अधिकार था। जी हाँ। इससे सरकार के विकास कार्यों में ब्रेक लग रहा था। इसलिए 9वीं अनुसूची रूपी एक ऐसा बक्सा बनाया गया जिसमें डाले गए कानूनों को न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू से सुरक्षा मिल सके। मतलब कोर्ट उन कानूनों में आसानी से दखल नहीं दे सकता था। एकदम सही। और ये भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसी तरह 10वीं अनुसूची की कहानी भी कम रोचक नहीं है। इसे 52वें संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया और ये दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ी है। खासतौर पर HCS जैसी परीक्षा के संदर्भ में ये और भी प्रासंगिक है। हाँ, क्योंकि 1960 के दशक में हरियाणा की राजनीति से ही वो मशहूर मुहावरा निकला था, आया राम गया राम। बिल्कुल। नेता रातों रात या कहिए एक ही दिन में 3-3 बार अपनी पार्टी बदल लेते थे, जिससे सरकारें गिर जाती थी। उस भयंकर राजनीतिक अस्थिरता पर लगाम लगाने के लिए ही ये दल बदल विरोधी कानून लाया गया था, जिसने ये तय किया कि कोई भी विधायक या सांसद अपनी मर्जी से जब चाहे पार्टी नहीं बदल सकता। अनुसूचियों के इस ऐतिहासिक और राजनीतिक सफर के बाद अब उस विषय पर आते हैं जो हमेशा से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। DPSP बनाम मौलिक अधिकार। हाँ, 12वें सवाल में यह पूछा गया है कि इनमें से क्या न्यायसंगत हैं और क्या नहीं। जस्टिशिएबल वर्सेस नॉन जस्टिशिएबल। इसे बहुत ही तार्किक ढंग से समझने की जरूरत है। संविधान का भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार हैं वे पूरी तरह से जस्टिशिएबल हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर राज्य किसी नागरिक से उसके अधिकार छीनता है तो वो नागरिक सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन भाग 4 के साथ ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। भाग 4 जिसमें DPSP शामिल हैं वे नॉन जस्टिशिएबल हैं। अनुच्छेद 37 साफ तौर पर कहता है कि ये तत्व देश के शासन के लिए मूलभूत निर्देश तो हैं, लेकिन इन्हें लागू करवाने के लिए अदालत नहीं जाया जा सकता। और इसके पीछे का ऐतिहासिक कारण भी समझना चाहिए। 1950 में जब देश आजाद हुआ था तब हमारे पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं थे कि हम हर नागरिक को रोजगार, शिक्षा या समान वेतन का पक्का कानूनी अधिकार दे सकें। सही बात है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इन्हें DPSP में डाल दिया कि भविष्य की सरकारें अपनी क्षमता के अनुसार इन्हें लागू करेंगी। और यहीं से वो ट्रैप निकलता है जिसकी चर्चा स्लाइड 9 यानी 8वें सवाल में की गई है। वो समान कार्य के लिए समान वेतन वाला सवाल। हाँ, परीक्षा में अक्सर सवाल आता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है, और परीक्षार्थी अक्सर जल्दीबाजी में अनुच्छेद 39E को टिक कराते हैं, जबकि ये पूरी तरह गलत है। ये परीक्षक का बिछाया हुआ सबसे क्लासिक जाल है। देखिए, अनुच्छेद 39 अपने आप में कई हिस्सों में बटा है। समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो पुरुष हो या महिला, स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 39D में लिखा है। 39D में? जी। जबकि जो अनुच्छेद 39E है वो श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी ताकत के दुरुपयोग को रोकने से जुड़ा है। दोनों ही DPSP हैं, दोनों ही एक ही अनुच्छेद का हिस्सा हैं, लेकिन D और E का ये बारीक अंतर एग्जाम हॉल में पूरे नंबर काट लेता है। ये साबित करता है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, शब्दों पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल। इसी बारीकी को आगे बढ़ाते हुए 9वें सवाल में कल्याणकारी अनुच्छेदों का बहुत ही शानदार वर्गीकरण देखने को मिलता है। हम अक्सर इन वेलफेयर आर्टिकल्स को एक साथ रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर इनके थीम को समझें तो चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे कि अनुच्छेद 45। हाँ, अनुच्छेद 45 जो 0 से 6 साल तक के बच्चों की प्रारंभिक बाल देखभाल की बात करता है। फिर अनुच्छेद 46 जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। और उसके बाद अनुच्छेद 47। बिल्कुल, अनुच्छेद 47 जो पोषण के स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने से जुड़ा है। यहाँ एक और बहुत आम कंफ्यूजन को दूर किया गया है। कृषि और पशुपालन की व्यवस्था अनुच्छेद 48 में है, न कि 47 में। ये बहुत ही बारीक पॉइंट है। और इसके अलावा अनुच्छेद 36 सिर्फ राज्य की परिभाषा देता है। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है, और 43B
सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देने से जुड़ा है। अनुच्छेदों का ये जाल भले ही उलझा हुआ लगे, लेकिन अगर हम इसे जोड़कर देखें तो ये एक पूरी तस्वीर बनाता है। और इसी जोड़ने की प्रक्रिया से इस पूरे डिस्कशन का शायद सबसे बेहतरीन इनसाइट निकलकर सामने आता है, शिक्षा की त्रिमूर्तिमाला कॉन्सेप्ट। एकदम सही। 10वें सवाल की स्लाइड में द एजुकेशन ट्रिनिटी यानी शिक्षा की त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो संविधान के 3 बिल्कुल अलग अलग हिस्सों को एक ही धागे में पिरोता है। अक्सर लोग शिक्षा के अधिकार को सिर्फ एक अनुच्छेद के नजरिए से देखते हैं। जी, लेकिन वास्तव में ये 3 स्तंभों पर खड़ा है। जी, यह सच में इस पूरे अध्ययन सामग्री का सबसे मजबूत हिस्सा है। चलिए इस शिक्षा की त्रिमूर्ति को डीकोड करते हैं। पहला स्तंभ है मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 21A के तहत आता है। यह राज्य को स्पष्ट आदेश देता है कि वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। अब सवाल उठता है कि 6 साल से छोटे बच्चों का क्या? यही पर दूसरा स्तंभ काम आता है। DPSP का अनुच्छेद 45, जिसकी हमने अभी चर्चा की, यह राज्य को निर्देश देता है कि वो 0 से 6 साल तक के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का प्रयास करें। और तीसरा स्तंभ है मौलिक कर्तव्य, जो अनुच्छेद 51A के तहत आता है। ये माता पिता या अभिभावकों का कर्तव्य तय करता है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अगर हम इस पूरे ढांचे को ध्यान से देखें तो इसमें राज्य का कानूनी कर्तव्य, राज्य का नीतिगत लक्ष्य और एक नागरिक की जिम्मेदारी, तीनों का एक अभूतपूर्व संगम है। और ये पूरा ढांचा रातों रात तैयार नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे संशोधनों की एक लंबी टाइमलाइन है, जिसका जिक्र 6ठे सवाल की स्लाइड में बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। 2002 में हुए 86वें संविधान संशोधन ने ही इस पूरी त्रिमूर्ति को आकार दिया था। उसी ने अनुच्छेद 21A को जोड़ा, अनुच्छेद 45 की भाषा बदली और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा। जी, इसी स्लाइड में कुछ और भी ऐतिहासिक संशोधनों का जिक्र है, जो भारत के लोकतांत्रिक सफर के मील के पत्थर रहे हैं। 1971 का 26वां संशोधन, जिसने राजा महाराजाओं को मिलने वाले प्रिवी पर्स को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, जो समानता की दिशा में एक बड़ा कदम था। 1985 का 52वां संशोधन, जिसका जिक्र हम 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून के समय कर ही चुके हैं, और 2019 का 130वां संशोधन, जिसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS के लिए 10% आरक्षण का रास्ता साफ किया। ये सारे संशोधन सिर्फ साल और नंबर नहीं है, ये बताते हैं कि हमारा संविधान समय के साथ कैसे बदलता और परिपक्व होता रहा है। लेकिन जब राजनीति, लोकतंत्र और संघवाद की बात आती है तो 11वें सवाल में जो कथन और कारण वाला लॉजिक दिया गया है, वो सबसे ज्यादा विश्लेषणात्मक क्षमता की मांग करता है। असर्शन रीजन वाले सवाल, इनमें अक्सर परीक्षार्थी घबरा जाते हैं। हाँ, सवाल में एक कथन है कि भारतीय संघवाद सहकारी व्यवस्था से सौदेबाजी व्यवस्था की ओर जा रहा है, कोऑपरेटिव से बार्गेनिंग फेडरलिज्म। बिल्कुल। और इसका कारण ये बताया गया है कि अविशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। जब भी परीक्षा में कथन और कारण वाले सवाल आए तो हमेशा दोनों वाक्यों के बीच क्योंकि लगाकर पढ़ना चाहिए। ये ट्रिक हमेशा काम आती है। अब इस सवाल को इसी ट्रिक से विश्लेषित करते हैं। संघवाद में सौदेबाजी का आना एक ठोस राजनीतिक वास्तविकता है। जब 1990 के दशक में केंद्र में एक पार्टी का वर्चस्व खत्म हुआ और गठबंधन सरकारें बननी शुरू हुई, तो क्षेत्रीय दलों का प्रभाव काफी बढ़ गया। राज्यों और केंद्र के बीच संसाधनों और मंत्रालयों को लेकर सौदेबाजी शुरू हो गई। ये गठबंधन की राजनीति का सीधा नतीजा है। दूसरी तरफ अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना एक संवैधानिक तथ्य है, जो 1950 से ही लागू है। तो क्या गठबंधन की राजनीति का कारण अवशिष्ट शक्तियां? बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग बातें हैं। सौदेबाजी का कारण राजनीतिक परिस्थितियां हैं, ना कि संविधान का अनुच्छेद 248। दोनों कथन अपने अपनी जगह पर 100% सत्य हैं, लेकिन उनके बीच कोई सीधा कारण परिणाम का संबंध नहीं है। ये विश्लेषण इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि एग्जाम में सिर्फ फैक्ट्स रटकर जाने से काम नहीं चलेगा, आपको उनके बीच का संबंध भी समझना होगा। अब आज के इस गहरी चर्चा के अंतिम और शायद सबसे भारी विषय की तरफ चलते हैं। 13वां सवाल। जी, 13वां सवाल, जो मूल संरचना के सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पर आधारित है। स्लाइड में 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस का उल्लेख है। ये एक ऐसा फैसला है जिसने भारतीय लोकतंत्र की दिशा ही बदल कर रख दी। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में इस फैसले से बड़ा शायद ही कोई दूसरा फैसला हो। 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच ने यह सिद्धांत दिया था। इस फैसले ने यह तो मान लिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद के पास संविधान में संशोधन करने की बहुत ही व्यापक शक्ति है। वो मौलिक अधिकारों सहित संविधान के लगभग किसी भी हिस्से को बदल सकती है। लेकिन अदालत ने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी। संसद संविधान की मूल संरचना या इसके बुनियादी ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। इसका सीधा सा मतलब यह है कि संसद की शक्ति असीमित नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। वो संविधान को अपडेट कर सकती है, लेकिन उसे पूरी तरह से बदलकर एक नया संविधान नहीं लिख सकती। बिल्कुल। ये एक तरह का सेफ्टी वाल्व है जिसने हमारे संविधान के मूल स्वरूप, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता और न्यायिक स्वतंत्रता को बचाए रखा है। तो आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को अगर समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। वो क्या? वो ये कि सिविल सेवा परीक्षा में पूछे जाने वाले इन प्रश्नों का पैटर्न ये चीख कर बता रहा है कि रट्टा मारने के दिन लद गए हैं। परीक्षा में सफल होने के लिए
कॉन्सेप्ट की जड़ों तक जाना ही होगा। खासतौर पर शिक्षा की ये त्रिमूर्ति जैसी चीजें जहां अलग अलग अनुच्छेद आपस में बात करते हैं। या फिर 39A और 39E के बीच का वो सूक्ष्म अंतर जो हमने देखा। जो उम्मीदवार इन बारीकियों को पकड़ लेगा वही परीक्षा में लीड करेगा। और इसी मूल संरचना की चर्चा से एक अंतिम लेकिन बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल निकलकर सामने आता है। अभी हमने बात की कि केशवानंद भारती केस के बाद से ये तय हो गया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसकी मूल संरचना को नहीं छू सकती। लेकिन ये मूल संरचना आखिर है क्या? मजे की बात यह है कि पूरे संविधान की किसी भी किताब या अनुच्छेद में इसका कोई भी लिखित फॉर्मूला, लिस्ट या सटीक परिभाषा मौजूद नहीं है। कहीं नहीं लिखा है। जी, इसका निर्धारण समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के जज अपने फैसलों से करते हैं कि क्या मूल संरचना है और क्या नहीं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारा संविधान केवल वही नहीं है जो संविधान सभा ने किताबों में लिखा था, बल्कि वो भी है जो समय समय पर हमारी न्यायपालिका तय करती है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। इस बात पर जरूर विचार करें कि हमारे इस विशाल लोकतंत्र में असली शक्ति का संतुलन आखिर संसद और न्यायपालिका के बीच किस तरफ झुका हुआ है। ये सोचने के लिए वाकई एक बहुत ही उकसाने वाला और शानदार विचार है। संविधान कोई जड़ किताब नहीं है, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है जिसकी व्याख्या हर दिन नई चुनौतियों के साथ बदलती रहती है। आज के इस गहन विश्लेषण में जुड़ने और इन जटिल कॉन्सेप्ट्स को एक नए नजरिए से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही सीखते रहें, सवालों की गहराइयों में उतरते रहें और सबसे जरूरी बात, चीजों को रटने के बजाय उनके पीछे के कारणों को समझते रहें। इस गहन विश्लेषण की शुरुआत हम सीधे HCS 2022 और 2023 के पॉलिटी के पिछले वर्षों के प्रश्नों यानी PYQs की आम गलतियों और परीक्षा टिप्स से ही करेंगे। किसी लंबी भूमिका की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल। सुनने वालों को मैं ये बता दूं कि इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य बेसिक स्ट्रक्चर, शेड्यूल्स, कमिटीज, आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स जैसे विषयों की उन बारीकियों को समझना है जहां परीक्षार्थी अक्सर धोखा खा जाते हैं। सही कहा आपने। देखिए, परीक्षा हॉल के दबाव में आसान लगने वाले सवाल ही सबसे ज्यादा नंबर कटवाते हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे और संशोधन से जुड़ी गलतियों की। ये एक ऐसा हिस्सा है जहां परीक्षा बनाने वाले हमेशा ट्रैप सेट करते हैं। जैसे HCS 2023 में एक कथन था कि क्या भारतीय संसद पूरे के पूरे संविधान को बदल सकती है? और देखने में लगता है कि हाँ, संसद का काम तो कानून बनाना और बदलना ही है, तो शायद कर सकती है, पर यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में ये पूरी तरह से गलत है। यहाँ 1973 का केशवानंदा भारती केस सब कुछ बदल देता है। इस केस ने यह तय किया कि संसद की संशोधन शक्ति असीमित नहीं है, यानी एक लिमिट तय कर दी गई थी। बिल्कुल। संसद संविधान के मूल ढांचे यानी उसकी कोर आइडेंटिटी को नष्ट नहीं कर सकती, चाहे वो लोकतंत्र हो या सेक्युलरिज्म। आप बाकी चीजें बदलिए पर नींव नहीं हिला सकते। एकदम सही। और इसमें एक और ट्रैप जो मुझे याद आ रहा है वो है राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार। एक समय पर यह मौलिक अधिकार हुआ करता था, राइट? हाँ, 1978 के 44th संशोधन से पहले यह पार्ट 3 के आर्टिकल 19(1)(f) और 31 के तहत एक फंडामेंटल राइट था। परीक्षार्थी अक्सर इस पुरानी जानकारी में उलझ जाते हैं। तो अब इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? अब ये सिर्फ एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार रह गया है। इसे पार्ट 12 चैप्टर 4 के आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। तो अगर ऑप्शन में इसको आज भी मौलिक अधिकार बताया जाए तो वो सीधा गलत होगा। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम संशोधन की बात करते हैं तो आर्टिकल 368 के तहत कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनके लिए 50% राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी, मेरा मतलब है रेटिफिकेशन, चाहिए होता है। तो किन प्रावधानों के लिए ये जरूरी है? देखिए, इसका सीधा सा नियम है, जब भी फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे से जुड़ा कोई भी मुद्दा उठेगा तो राज्यों से पूछना पड़ेगा। आप बिना उनकी मर्जी के उनके अधिकार नहीं छीन सकते। जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव। हाँ, आर्टिकल 54 और 55 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जुड़े मुद्दे, 7th शेड्यूल की तीनों सूचियां, और यहाँ तक कि खुद आर्टिकल 368 में अगर बदलाव करना हो, मतलब संसद खुद बदलाव करने के नियम को भी अकेले नहीं बदल सकती। ये बहुत ही मजबूत चेक एंड बैलेंस है। राष्ट्रपति के चुनाव से मुझे एक और बात याद आई, 1992 का 70वां संशोधन। इसमें इलेक्टोरल कॉलेज और यूटीज यानी यूनियन टेरिटरीज का जिक्र है। ये HCS 2022 का एक बहुत ही क्लासिक सवाल था। परीक्षार्थी गलती क्या करते हैं, वो ऑल यूटीज वाले ऑप्शन पर टिक कर देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में सभी यूनियन टेरिटरीज हिस्सा नहीं लेते। सिर्फ वही यूटीज हिस्सा लेते हैं जिनके पास अपनी विधानसभा है, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी। बिल्कुल, जिनके पास चुने हुए विधायक हैं सिर्फ वही वोट डालेंगे। ये छोटी सी डिटेल नेगेटिव मार्किंग से बचा सकती है। चलिए अब दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। परीक्षा में मैच द फॉलोइंग वाले सवाल बहुत आते हैं, खास करके शेड्यूल्स यानी अनुसूचियों पर। इनको याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल लगता है, पर अगर एक कहानी या मेमोरी गाइड के जरिए समझें तो बहुत आसान है। चलिए इसको एक क्रम में देखते हैं। पहली अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल का संबंध है क्षेत्र से, टेरिटरी, स्टेट्स और यूटीज। किसी भी देश का पहले क्षेत्र तय होता है। सही। फिर सेकंड शेड्यूल में आता है पैसा, इमोल्यूमेंट्स या सैलरी। जब क्षेत्र बन गया तो वहां काम करने वालों का पैसा तय करना होगा। क्षेत्र और फिर पैसा, ठीक है। उसके बाद थर्ड शेड्यूल है
वादा यानी ओथ्स एंड एफर्मेशंस। पैसा तय होने के बाद लोग ईमानदारी से काम करने की शपथ लेंगे। शपथ लेने के बाद ही वो कुर्सी पर बैठेंगे, तो फोर्थ शेड्यूल कुर्सी से जुड़ा होना चाहिए। एकदम सही। फोर्थ शेड्यूल सीटें हैं, राज्यसभा में राज्यों की सीटें, और आखिर में फिफ्थ शेड्यूल है जनजातियां यानी शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइब्स। वाह, ये क्रम तो सच में कारगर है। क्षेत्र, पैसा, वादा, सीटें और फिर जनजातियां। परीक्षा हॉल में रिवीजन के लिए ये मेमोरी गाइड बहुत काम आएगी। अब तीसरे पड़ाव पर आते हैं, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज यानी संसदीय समितियां। हाँ, खास तौर पर एस्टिमेट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के बीच का अंतर। दोनों के नाम से तो काम का अंदाजा लग जाता है, पर सदस्यों की संख्या और कहां से चुने जाते हैं, इसमें लोग अटक जाते हैं। तो इसको क्लियर कर लेते हैं। एस्टिमेट्स कमेटी संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, और सबसे जरूरी बात, ये सभी 30 सदस्य सिर्फ लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये बजट और पैसे से जुड़ी समिति है, और पैसे पर लोकसभा का अधिकार ज्यादा होता है। बिल्कुल तरक्की की बात है। दूसरी तरफ कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें दोनों सदनों का हिस्सा होता है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और इन दोनों समितियों का कार्यकाल कितना होता है? 1 साल। हाँ, दोनों का टर्म एग्जैक्टली 1 साल का होता है। और एक और नियम है जिस पर बहुत सवाल घुमाए जाते हैं। वो नियम मंत्रियों से जुड़ा है ना? सही पकड़ा आपने। कोई भी मंत्री यानी मिनिस्टर इन समितियों का सदस्य नहीं बन सकता। अगर परीक्षा में कथन आए कि कोई मंत्री इसका सदस्य हो सकता है, तो उसे बिना सोचे गलत मार्क कर देना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सीधा सा मामला है। मंत्री अपने ही काम की जांच कैसे कर सकता है? अब चलते हैं चौथे पड़ाव पर। यह है आर्टिकल्स यानी अनुच्छेदों की एक फास्ट पेस चीट शीट। कार्यपालिका, वित्ता और न्यायपालिका। चलिए इनको जल्दी से मैच करते हैं। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव से शुरू करते हैं। आर्टिकल 61 किससे जुड़ा है? आर्टिकल 61 सीधे तौर पर राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट से जुड़ा है। और अगर आर्टिकल 72 की बात करें तो वो क्षमादान यानी पार्डनिंग पावर है। सही। और आर्टिकल 54 हमने अभी डिस्कस किया, राष्ट्रपति का चुनाव। अब ये बताइए आर्टिकल 123 क्या है? ये बहुत बार पूछा गया है। 123 ये याद रखना सबसे आसान है। राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जब संसद का सत्र न चल रहा हो और तुरंत कानून चाहिए हो। और आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से जुड़ा है। बेहतरीन। अब वित्त यानी फाइनेंशियल आर्टिकल्स पर आते हैं। यहाँ 265, 266 और 267 में कंफ्यूजन होता है। आर्टिकल 265 तो सीधा कानूनी नियम है। कानून के बिना कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। और जो टैक्स जमा होता है वो कहाँ जाता है? वो जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, जो आर्टिकल 266 में है। इसके ठीक बाद आर्टिकल 267 आता है कॉन्टिजेंसी फंड यानी आकस्मिकता निधि, जो इमरजेंसी के लिए होती है। ये एक सीरीज में याद रखना आसान है। टैक्स लगा, फंड में गया और इमरजेंसी के लिए अलग रखा। एक और इंटरस्टेट मुद्दा है आर्टिकल 263, जो इंटरस्टेट काउंसिल की गठन की बात करता है। पर एक ट्रैप जहां सच में परीक्षार्थी फंसते हैं वो है आर्टिकल 243, पंचायत और नगर पालिकाओं के आर्टिकल्स। ये सच में थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। हाँ, दोनों के प्रावधान एक जैसे लगते हैं। जैसे अगर इलेक्शंस की बात हो तो पंचायत के लिए 243 के है, पर नगर पालिका के लिए? नगर पालिका के लिए वो 243 जीए हो जाता है। और फिनांस कमीशन के लिए पंचायत का 243 आई है और नगर पालिका का 243 वाई। यहाँ तो फिर भी आई और वाई से थोड़ा अंदाजा लग जाता है, पर प्लानिंग वाले आर्टिकल्स सच में दिमाग घुमाते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आर्टिकल 243 ZD में है, जबकि मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी 243 ZE में आती है। यहाँ ZD और ZE के बीच का छोटा सा फर्क आपके मार्क्स तय करता है। इसलिए रिवाइज करते वक्त इन अल्फाबेट्स पर ध्यान देना जरूरी है। अब हम थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के विशेष प्रावधानों पर आते हैं। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये कि आर्टिकल 127 के तहत एडहॉक जजेस की नियुक्ति कैसे होती है। जब सुप्रीम कोर्ट का सेशन चलाने के लिए कोरम यानी मिनिमम जजों की कमी हो जाती है, तब ये नियुक्ति होती है। और इन्हें नियुक्त कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्हें नियुक्त करते हैं, पर राष्ट्रपति से पूर्व सलाह यानी प्रायर कंसेंट लेने के बाद ही। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस HCS 2022 में पूछा गया था। इसके अलावा आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी ओपिनियंस भी बहुत मायने रखती हैं। इसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कानूनी मुद्दों पर सलाह मांग सकते हैं। और इस अधिकार से जुड़े कुछ हिस्टोरिकल केसेस सीधे मैच द फॉलोइंग में आते हैं, जैसे 1951 का दिल्ली लॉज एक्ट, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से जुड़ा था। फिर 1965 का केशव सिंह केस, जो विधायिका के विशेषाधिकार और न्यायपालिका के बीच टकराव का बड़ा मामला था। और तीसरा 2002 का स्पेशल रेफरेंस केस, जब गुजरात विधानसभा भंग हुई थी और चुनाव आयोग की शक्तियों पर राय मांगी गई थी। एक और आर्टिकल जिसका जिक्र करना जरूरी है वो है आर्टिकल 363। ये वही आर्टिकल है ना जो आजादी से पहले प्रिंसली स्टेट्स के साथ हुए समझौतों और संधियों में कोर्ट्स को दखल देने से रोकता है। बिल्कुल। सरदार पटेल ने जब इन रियासतों का विलय करवाया था तो उन्हें फ्यूचर के लीगल डिस्प्यूट से बचाना जरूरी था। इसलिए इन मुद्दों को कोर्ट्स की पहुंच से बाहर रखा गया। ये तो है कानून और संविधान की बातें, लेकिन 5वें पड़ाव पर हम एक ऐसे विषय पर आते हैं जो पॉलिटी में थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा लगता है, सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। परीक्षा बनाने वाले कभी कभी सरप्राइज देते हैं। HCS 2023 में एक ऐसा ही सवाल आया जहां सीधे कॉन्सेप्ट्स को उनके विद्वानों के साथ मैच करना था।
और इसमें पॉलिटिक्स और सोसाइटी के जुड़ाव को टेस्ट किया गया। तो इसमें क्या हम सिर्फ टर्म्स और उनके स्कॉलर्स मैच करेंगे? हम यहाँ तटस्थ यानी न्यूट्रल रहेंगे और किसी विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे, बस एग्जाम के लिए फैक्ट्स बता रहे हैं। बिल्कुल। तो पहला कॉन्सेप्ट था संस्कृतिकरण यानी संस्कृतिकरण। ये मशहूर समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास का कॉन्सेप्ट है। फिर सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट का कॉन्सेप्ट किसका था? ये डी.एल. शेत की अवधारणा है। इसका मतलब है कि जाति अब सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट ग्रुप बन चुकी है। उसके बाद एक शब्द आता है सोशल रेवोल्यूशन यानी सामाजिक क्रांति। संविधान के संदर्भ में ये शब्द इतिहासकार ग्रैनविल ऑस्टिन ने दिया था। उनका मानना था कि संविधान एक सामाजिक क्रांति लाने का दस्तावेज है। और आखिर में पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का राजनीतिकरण। ये रजनी कोठारी का बहुत ही प्रसिद्ध काम है। कैसे डेमोक्रेसी में जाति और राजनीति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये उन्होंने समझाया। तो ये चारों स्कॉलर्स परीक्षार्थियों को ऑन टिप्स याद होने चाहिए। देखिए, आज की इस चर्चा ने काफी कुछ क्लियर कर दिया है। तो हमने HCS 2022 और 2023 के PYQs के माध्यम से बेसिक स्ट्रक्चर की बाउंड्रीज, शेड्यूल्स को याद करने की मेमोरी ट्रिक, कमिटीज की सदस्य संख्या, जरूरी आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स के सबसे हाई यील्ड तथ्यों और आम गलतियों को ध्यान से डिकोड कर लिया है। बिल्कुल। और मेरा मानना है कि इन एरियाज को मजबूत करने से परीक्षा हॉल में होने वाली वो छोटी छोटी सिली मिस्टेक से बचा जा सकता है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ही आखिर में काम आती है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम आज के इस गहन विश्लेषण से एक मुद्दा उठाएं, जैसे कि हमने केशवानंद भारती केस में देखा कि संविधान का मूल ढांचा बदला नहीं जा सकता, तो सुनने वाले इस बात पर विचार करें कि 1973 के बाद दुनिया कितनी बदल गई है। इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, ऐसी नई तकनीकों या सामाजिक बदलावों को ये मूल ढांचा अपने अंदर कैसे समाहित करता है, जिनकी उस वक्त कल्पना भी नहीं की गई थी। ये सच में एक गहरा सवाल है। संविधान के लचीलापन और मूल ढांचे की मजबूती के बीच का यह संतुलन आगे कैसे काम करेगा, यह सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सुनने वालों के लिए ये एक नया सोचने लायक पहलू है। अगली बार किसी नए विषय की परतों को इसी तरह उदेड़ेंगे। HCS पॉलिटिक्स सीरीज के भाग 4 के इस गहन विश्लेषण में सीधे प्रवेश करते हैं। जी बिल्कुल, बिना किसी भूमिका के। हाँ, क्योंकि आज के इस सत्र का हमारा एकमात्र मिशन बहुत ही स्पष्ट और सीधा है। हमारा लक्ष्य 2019, 2021 और 2022 के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों यानी PYQs का एक अंतिम और सबसे तेज रिवीजन करना है। और श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आज हम किसी भी परिचयात्मक बातचीत में समय व्यतीत नहीं करेंगे। परीक्षा बहुत नजदीक है। बिल्कुल, इसलिए हम सीधे उन तथ्यात्मक अवधारणाओं पर वार करेंगे जो प्रश्न पत्र में बार बार देखने को मिलती हैं। इस क्रिस्प और सीधी टोन को बनाए रखना ही आज के विश्लेषण की रीढ़ है। आज का पूरा फोकस महत्वपूर्ण तिथियों, जटिल कालक्रमों और संवैधानिक रिट्स जैसे उन बिंदुओं पर रहेगा जहां अक्सर उलझन पैदा होती है। तो चलिए बिना एक भी सेकंड गंवाए इस तथ्यात्मक यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले कालक्रम या क्रोनोलॉजी के उस विस्तृत विश्लेषण से शुरुआत करते हैं जिसने 2021 के PYQs में एक अच्छी खासी चुनौती पेश की थी। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर वाले मामले। एग्जैक्टली, संविधान के मूल ढांचे से जुड़े ऐतिहासिक मुकदमों का क्रम। ये केवल तारीखों का खेल नहीं है, बल्कि संसद और न्यायपालिका के बीच चले एक लंबे वैचारिक संघर्ष की कहानी है। और इस क्रम में सबसे पहला नाम आता है गोलकनाथ मामले का, जो 1967 में आया था। सही कहा, 1967। इस मामले ने इस पूरी बहस की नींव रखी थी। इसके बाद इस वैचारिक संघर्ष का जो अगला और सबसे युगांतकारी पड़ाव आया, वो था 1973 का ऐतिहासिक फैसला, केशवानंद भारती मामला। बिल्कुल। परीक्षा के दृष्टिकोण से 1973 का यह वर्ष केवल एक संख्या नहीं है। इसी ऐतिहासिक फैसले ने बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे के सिद्धांत को पूरी तरह से स्थापित किया था। ये एक ऐसा संतुलन था जिसने आगे के सभी संवैधानिक विवादों की दिशा तय कर दी। और फिर इस नए स्थापित सिद्धांत की पहली असली परीक्षा बहुत जल्द देखने को मिली 1975 में। जी, 1973 के ठीक 2 साल बाद इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामला सामने आया। और इस पूरी क्रोनोलॉजी को जिस मामले ने एक अंतिम और ठोस रूप दिया, वो था 1980 का मिनर्वा मिल्स मामला। तो अगर हम इस विकास यात्रा को एक सूत्र में पिरोएं तो ये क्रम बनता है सबसे पहले 1967 का गोलकनाथ मामला, उसके बाद 1973 का केशवानंद भारती मामला जिसने मूल ढांचा दिया, फिर 1975 का इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामला, और अंत में 1980 का मिनर्वा मिल्स मामला। परीक्षा के लिए ये क्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुकदमों के इस कालक्रम को डिकोड करने के बाद आइए 2021 के ही एक और दिलचस्प PYQ की ओर मुड़ते हैं। यह प्रश्न राज्यों के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के कालक्रम के बारे में है। भारतीय संघ का विस्तार रातों रात नहीं हुआ है। इस विशिष्ट प्रश्न के विकल्पों के अनुसार पूर्वोत्तर भारत से इसकी शुरुआत होती है, जहां नागालैंड को 1963 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। बिल्कुल, और इसके साथ ही यह भारतीय संघ का 16वां राज्य बन गया था। नागालैंड के बाद भारत के उत्तरी हिस्से में पुनर्गठन देखने को मिला 1966 में। जी, 1966 में हरियाणा का गठन हुआ और ये भारत के 70वें राज्य के रूप में उभरा। लेकिन इस क्रोनोलॉजी में सबसे दिलचस्प स्थिति सिक्किम की है। हाँ, सिक्किम का भारतीय संघ में विलय एक बहुत ही विशिष्ट प्रक्रिया थी।
ये 1975 में 36वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। परीक्षा में ये 36वां संशोधन और 1975 का वर्ष बार बार टकराते हैं और इस लिस्ट को पूरा करता है अरुणाचल प्रदेश, जिसे वर्ष 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो राज्यों के गठन का ये जो कालक्रम है उसे एक भौगोलिक यात्रा की तरह याद रखा जा सकता है। पहले पूर्वोत्तर का नागालैंड 1963 में, फिर उत्तर का हरियाणा 1966 में, फिर सिक्किम 1975 में और अंततः अरुणाचल प्रदेश 1987 में। इन वर्षों को ऐसे श्रृंखला में देखने से याद रखना कहीं अधिक सहज हो जाता है। सही बात है। अब राज्यों के इस संघ को जो विचार बांध कर रखता है वो हमारी प्रस्तावना में झलकता है। यहीं से हम विश्लेषण के अगले भाग में प्रवेश करते हैं। संविधानिक मूल तत्व और अधिकार। 2021 के प्रश्न पत्र में प्रस्तावना के 3 सबसे शक्तिशाली शब्दों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के स्रोत के बारे में पूछा गया था, जो कि फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित हैं। 1879 से 1899 के बीच हुई फ्रांसीसी क्रांति से। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इन आदर्शों पर बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए इन्हें अलग अलग नहीं बल्कि एक त्रिमूर्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। समानता के बिना स्वतंत्रता कुछ ही लोगों को शक्तिशाली बना देगी और स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को मार देगी। और बंधुत्व इन दोनों को जोड़े रखता है। अब इसी लोकतांत्रिक त्रिमूर्ति को जमीन पर उतारने के लिए नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। लेकिन यहाँ परीक्षा के लिए एक तकनीकी अंतर समझना आवश्यक है। 2021 के PYQ में उन मौलिक अधिकारों की पहचान करने को कहा गया था जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, विदेशियों के लिए नहीं। हाँ, श्रोताओं को 5 अनुच्छेदों की एक स्पष्ट सूची याद रखनी चाहिए। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये पांचों केवल नागरिकों की संपत्ति हैं। जैसे अनुच्छेद 29 और 30 जो अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का संरक्षण करते हैं, ये स्पष्ट रूप से केवल भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित हैं। इसके साथ साथ ये जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि कौन से अधिकार सार्वभौमिक हैं, जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। जी, जैसे अनुच्छेद 14 जो कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है और अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। परीक्षक अक्सर इन्हें मिलाकर भ्रम पैदा करते हैं। अधिकारों की चर्चा के बाद स्वाभाविक रूप से बात कर्तव्यों की आती है। 2021 के प्रश्न में पूछा गया था कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना कहाँ निहित है। ये हमारे संविधान के भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A में एक विशिष्ट मौलिक कर्तव्य के रूप में दर्ज है। लेकिन इन कर्तव्यों को लेकर एक बहुत ही तकनीकी बिंदु है जो परीक्षा में आता है। क्या राज्य इन्हें अदालतों द्वारा लागू करवा सकता है? इसका उत्तर है नहीं। मौलिक कर्तव्य पूरी तरह से गैर न्यायोचित यानी नॉन जस्टिशिएबल हैं। ये अदालतों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। अदालतों की बात आते ही हम अपने विश्लेषण के भाग 3 में पहुंच जाते हैं। कानूनी प्रक्रियाएं, रिट्स और लैटिन शब्दावली। यहाँ सबसे पहले हमें 2 भारी भरकम सिद्धांतों को समझना है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और कानून की उचित प्रक्रिया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मुख्य रूप से भारतीय संदर्भ में अनुच्छेद 21 के तहत इस्तेमाल किया जाता है। इसका दायरा सीमित होता है। यह सिर्फ ये जांचता है कि क्या विधायिका द्वारा कानून सही ढंग से बनाया गया है। इसके ठीक विपरीत कानून की उचित प्रक्रिया या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ संयुक्त राज्य अमेरिका की अवधारणा है। ये जांचती है कि क्या कानून निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित है या नहीं। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी मामले में एक बहुत शानदार फैसला दिया था। अदालत ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए इसमें उचित प्रक्रिया की निष्पक्षता को भी शामिल कर लिया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अब आते हैं अनुच्छेद 32 पर, जिसे संविधान के हृदय और आत्मा कहा जाता है। इसके तहत संवैधानिक रिट्स और 2019 के लैटिन शब्दों का एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। चलिए, सबसे पहली रिट है हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ है टू हैव द बॉडी या यू शैल हैव द बॉडी। जी, यह अवैध हिरासत के खिलाफ सुरक्षा है। दूसरी महत्वपूर्ण रिट है मैंडमस या परमादेश। वी कमांड। जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपना कर्तव्य नहीं निभाता तो अदालत उसे निर्देश देती है। तीसरी है को वारंटो यानी अधिकार प्रच्छा। इसका अर्थ है बाय व्हाट अथॉरिटी। ये सार्वजनिक कार्यालय के दावे की वैधता की जांच करती है कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं। बिल्कुल। चौथी रिट है सर्शुरारी या उत्प्रेषण, मतलब टू बी सर्टिफाइड या टू बी अप्राइज्ड। ये उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत के फैसलों की समीक्षा के लिए होती है। इन रिट्स के अलावा 2019 के PYQ में एक और लैटिन शब्द था एक्टस रियस। हाँ, एक्टस रियस का अर्थ है गिल्टी एक्ट। परीक्षा में इसका सीधा मिलान अपराध का भौतिक तत्व या फिजिकल एलिमेंट ऑफ अ क्राइम से करना होता है। न्यायपालिका की इस शब्दावली के बाद अब हम आयोगों और समितियों पर आते हैं। 2021 के प्रश्न पत्र में केंद्र राज्य संबंधों पर बने आयोगों के बारे में पूछा गया था। केंद्र राज्य संबंधों के लिए सबसे प्रमुख नाम है 1983 का सरकारिया आयोग। इसके अलावा MM पुंछी आयोग जो 2007 में बना और राजमन्नार समिति। लेकिन यहीं पर विकल्पों में एक नाम दिया गया था सोली सोराबजी आयोग। ये एक बड़ा ट्रैप था। बहुत बड़ा ट्रैप। श्रोताओं को विशेष जोर देकर ये याद रखना चाहिए कि सोली सोराबजी आयोग का संबंध केंद्र राज्य से बिल्कुल नहीं था।
ये पुलिस सुधार या मॉडल पुलिस एक्ट के लिए था। सही कहा। ऐसी ही एक आम गलती चुनाव आयोग यानी ईसीआई की संरचना को लेकर भी होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये एक 5 सदस्यीय निकाय होगा, लेकिन चुनाव आयोग 5 सदस्यीय नहीं है। ये एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। और इसके मुख्य कार्य हैं चुनाव कार्यक्रम तय करना, पार्टियों के विभाजन या विलय के विवाद सुलझाना और चुनाव चिन्ह आवंटित करना। निर्वाचन से ही जुड़ा 2022 के पीवाईक्यू का एक बहुत बारीक सवाल था, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका। हाँ, भारत में कई यूटीज हैं, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी शामिल हैं। और इन्हें 70वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात यह है कि इस चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं। अब संसदीय समितियों की बात करें तो लोक लेखा समिति यानी पीएससी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को सामने लाते हैं। पीएससी सबसे पुरानी संसदीय समिति है जिसे 1921 में स्थापित किया गया था। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका मुख्य कार्य सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट की जांच करना और ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी खर्च मांग के दायरे में है। अब हम अपने इस गहन विश्लेषण के अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं, जो शिक्षा और शास्त्रीय भाषाओं पर केंद्रित है। 2019 के पीवाईक्यू में आरटीई अधिनियम 2009 के तहत छात्र शिक्षक अनुपात पूछा गया था। इसके सटीक आंकड़े हैं। प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए 30.1 और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के लिए 35.1। साथ ही यह अधिनियम शारीरिक दंड और शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन को भी पूरी तरह प्रतिबंधित करता है। बिल्कुल। और अब 2021 के पीवाईक्यू से शास्त्रीय भाषाओं के तथ्यों को समेटते हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित कुल 6 भाषाएं हैं, जिनका कालक्रम है तमिल 2004 में और संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 और ओडिया 2014। इन भाषाओं के लिए मानदंड भी बहुत स्पष्ट हैं। हाँ, प्रारंभिक ग्रंथों की उच्च प्राचीनता जो 1500 से 2000 वर्ष पुरानी हो, मूल साहित्यिक परंपरा और आधुनिक संस्करण से भिन्नता। तो इसी के साथ हम इस अत्यंत तीव्र और तथ्यात्मक रिवीजन सत्र को समेटते हैं। परीक्षा के लिए ये बारीक तारीख है, अनुपात और तकनीकी अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमने इन ठोस तारीखों और निश्चित अनुपातों का अध्ययन किया, लेकिन क्या यह दिलचस्प नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर या ड्यू प्रोसेस जैसी सबसे शक्तिशाली अवधारणाएं संविधान के मूल पाठ में कभी लिखी ही नहीं गई थी, फिर भी वो आज पूरे संविधान को आकार देती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो सोचिए, क्या एक संविधान की असली ताकत उसके लिखे हुए शब्दों में होती है या उन शब्दों के बीच छुपे अर्थ को पढ़ने की क्षमता में? श्रोताओं को इसी गहरे विचार के साथ छोड़ते हुए हम HCS पॉलिटी सीरीज के भाग 4 के इस गहन विश्लेषण का यहीं समापन करते हैं। अपने रिवीजन को धार देते रहें। आज के इस गहन विश्लेषण में बिना किसी लंबी भूमिका के सीधे विषय पर आते हैं। हमारा आज का मुद्दा है HCS पॉलिटी क्वेश्चंस का पार्ट 5। ये पिछले सत्र का ही अगला चरण है। हाँ, और ये काफी महत्वपूर्ण चरण है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें भारतीय संविधान के कुछ सबसे जटिल लेकिन बेहद दिलचस्प विषयों को डिकोड करना है। जैसे मैंडेमस क्या है, संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट्स कैसे होते हैं, शेड्यूल्स क्या कहते हैं। इसके अलावा PIL, फंड्स, बेसिक स्ट्रक्चर और नगरपालिकाओं पर भी चर्चा करनी है। और इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगी। जब हम इन विषयों पर बात करते हैं तो ये केवल किताबों में लिखी गई सूखी कानूनी धाराएं नहीं हैं। सही कहा। देखिए, ये समझने का एक बेहद जीवंत तरीका है कि भारत का ये विशाल लोकतंत्र वास्तव में जमीन पर कैसे काम करता है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान समय के साथ कैसे विकसित हुआ है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिट ऑफ मैंडेमस की, जिसे हम परमादेश कहते हैं। इसका लैटिन अर्थ है वी कमांड, यानी हम आदेश देते हैं। जी। ये अदालत के हाथ में एक ऐसा उपकरण है जिसके जरिए वो किसी भी सार्वजनिक अधिकारी को उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर कर सकती है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इस नियम की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। हर नियम की तरह इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। अदालत ये आदेश किसी निजी व्यक्ति या प्राइवेट कंपनी के खिलाफ जारी नहीं कर सकती। मतलब सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए? बिल्कुल। इसके अलावा अगर कोई ऐसे विभागीय निर्देश हैं जिनका कोई वैधानिक आधार नहीं है तो उन्हें लागू करवाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर किसी अधिकारी का कर्तव्य केवल डिस्क्रेशनरी है, यानी उसकी मर्जी पर निर्भर करता है, हाँ, वहां अदालत मैंडेमस जारी नहीं कर सकती। ये तर्क सुनने में तो सही लगता है, लेकिन क्या असल जिंदगी में ये इतना ही आसान है? मेरा मतलब है, अगर अदालत का यह आदेश सिर्फ उन अधिकारियों तक सीमित है जिनका कर्तव्य लीगली बाइंडिंग है, तो न्याय तक आम आदमी की पहुंच कैसे सुनिश्चित होगी? यही वो बिंदु है जहां से हमारे लीगल सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जन्म हुआ। PIL को समझने के लिए हमें लोकस स्टैंडी के पुराने नियम को समझना होगा। ज्यादा आसानी होगी। मान लीजिए स्कूल में एक नियम है कि अगर कोई दबंग बच्चा किसी कमजोर बच्चे को मारता है तो केवल वही कमजोर बच्चा ही टीचर से शिकायत कर सकता है। एकदम बढ़िया उदाहरण है। अब अगर वो बच्चा डरा हुआ है तो दबंग बच्चा कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा।
पुराने कानून में लोकस स्टैंडी बिल्कुल ऐसा ही था। जो व्यक्ति सीधे तौर पर पीड़ित है केवल वही अदालत जा सकता था। बिल्कुल सही तुलना की आपने। लेकिन जस्टिस पीएन भगवती और वीआर कृष्णा अय्यर ने भारत में इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि भारत जैसे देश में जहां गरीबी और अशिक्षा है, हर पीड़ित व्यक्ति अदालत नहीं पहुंच सकता। जाहिर है। इससे उन्होंने इस स्ट्रिक्ट नियम को फ्लेक्सिबल बना दिया। पीआईएल के माध्यम से अब कोई भी जनहितैषी व्यक्ति या संगठन अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। कानूनी ढांचे की बात करें तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को यह शक्ति देता है कि वे इन याचिकाओं पर सुनवाई कर सकें। वैसे आर्टिकल 226 आज के हमारे सोर्सेज में एक और प्रश्न में भी सामने आया है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही शक्तिशाली करने वाला विचार है। अगर किसी दूर दराज के इलाके में कोई फैक्ट्री नदी का पानी जहरीला कर रही है या बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है, तो उन मजदूरों को खुद राजधानी आने की जरूरत नहीं है। कोई भी जागरूक नागरिक उनके हक के लिए कोर्ट पहुंच सकता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमने ये तो देख लिया कि संविधान नागरिकों को कैसे ताकत देता है, लेकिन इन अधिकारों को लागू करने वाली सरकारें खुद कैसे काम करती हैं? मेरा मतलब है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का ये बंटवारा कैसे तय होता है? शक्तियों के इस बंटवारे को समझने के लिए हमें 7th शेड्यूल की तरफ मुड़ना होगा। ये अनुसूची अनिवार्य रूप से देश को चलाने के लिए जिम्मेदारियों की एक लिस्ट है। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहली है यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, जिसमें नेशनल लेवल के टॉपिक्स आते हैं। हाँ, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है, जैसे देश की रक्षा, विदेशी मामले या फिर स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। आप नहीं चाहेंगे कि हर राज्य का 1 किलो अलग अलग वजन का हो। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दूसरी है स्टेट लिस्ट। इसमें वो विषय आते हैं जो राज्य के रोजमर्रा के प्रशासन से जुड़े हैं, जैसे बेटिंग एंड गैम्बलिंग, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और हेल्थ। हर राज्य की स्थिति अलग होती है, इसलिए वहां की पुलिस और हेल्थ सिस्टम भी वैसी ही होनी चाहिए। और फिर आती है कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। इसमें ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे अडॉप्शन एंड सक्सेशन, विवाह और शिक्षा। लेकिन यहाँ एक पहेली है। जब 1950 में संविधान लिखा जा रहा था, तब दुनिया बहुत अलग थी। क्या होगा अगर कोई ऐसा नया विषय सामने आ जाए जो इन तीनों ही सूचियों में ना हो? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 248 के तहत रेजिडुअरी पावर्स यानी अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत दिया। उन्होंने तय किया कि भविष्य में जो भी नए विषय आएंगे उन पर कानून बनाने का स्पेशल अधिकार केवल पार्लियामेंट के पास होगा, राज्य विधानसभाओं के पास नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। आज के समय में स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर लॉ और डिजास्टर मैनेजमेंट इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। 1950 में इंटरनेट जैसी कोई चीज थी ही नहीं, इसलिए ये ऑटोमेटिकली रेजिडुअरी पावर्स के तहत संसद के पास चले गए। ये काफी लॉजिकल है। लेकिन नोट्स में इसी संघीय ढांचे से जुड़ा एक बहुत ही रेलेवेंट असर्शन सामने आया है। दावा यह है कि भारत में फेडरलिज्म हाल के वर्षों में कोऑपरेटिव से बार्गेनिंग वाले फेडरलिज्म की ओर बढ़ रहा है। अच्छा, इसका मतलब है कि राज्य अब रिसोर्सेज के लिए केंद्र के साथ मोल भाव कर रहे हैं, और इसके पीछे का कारण ये बताया गया है कि रेजिडुअरी पावर्स केंद्र के पास हैं। क्या ये कॉज और इफेक्ट का सही एनालिसिस है? यदि हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये दावा अपने आप में सच है कि भारत में अब बार्गेनिंग वाला फेडरलिज्म पनप रहा है। राज्य ज्यादा ऑटोनॉमी और फंड्स की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसका कारण ये बिल्कुल नहीं है कि रेसिडुअरी पावर्स केंद्र के पास हैं। तो कनेक्शन गलत बनाया गया है। हाँ, रेसिडुअरी पावर्स तो 1950 से ही संविधान का एक स्थिर हिस्सा है, जबकि ये बार्गेनिंग वाली स्थिति हाल के दशकों में आया एक पॉलिटिकल शिफ्ट है। इसी बैलेंस को बनाए रखने के लिए आर्टिकल 263 के तहत इंटर स्टेट काउंसिल का प्रावधान है, और इसी तरह आर्टिकल 239 यूनियन टेरिटरीज के प्रशासन का ढांचा तय करता है। अगर सोसाइटी और टेक इतनी तेजी से बदल रहे हैं तो इस किताब को यानी संविधान को भी तो बदलना पड़ता होगा। एकदम सही, और इसीलिए अमेंडमेंट प्रोसीजर्स दिए गए हैं। इसे 3 अलग अलग दरवाजों या स्टेजेस के रूप में समझा जा सकता है। पहला दरवाजा आसानी से खुलता है, जिसे सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। इसका इस्तेमाल आर्टिकल 2 और 3 के तहत नए राज्यों के गठन के लिए होता है। दूसरा दरवाजा थोड़ा भारी है। हाँ, दूसरा स्टेज है स्पेशल मेजॉरिटी, जो आर्टिकल 368 के तहत आता है। अगर फंडामेंटल राइट्स या डीएसपी में कोई बदलाव करना है तो दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए। और तीसरा दरवाजा सबसे भारी है, जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं के रैटिफिकेशन भी चाहिए। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया बदलना हो तब। बिल्कुल, या खुद आर्टिकल 368 में ही बदलाव करना हो। इतिहास में इन दरवाजों से कई हिस्टोरिकल अमेंडमेंट्स गुजरे हैं। 1971 का 26वां संशोधन इसका एक बड़ा उदाहरण है। 26वां संशोधन भारतीय लोकतंत्र के लिए एक वैचारिक मील का पत्थर था। इसके जरिए प्रिवी पर्स का उन्मूलन किया गया था। आजादी के बाद जब रियासतों का भारत में विलय हुआ तो पूर्व राजाओं को पेंशन दी जाती थी, लेकिन 1971 तक आते आते ये महसूस किया गया कि टैक्स पेयर्स के पैसे से विशेष भुगतान करना इगैलिटेरियनिज्म यानी समानता के खिलाफ है। एक बात क्लियर कर दूं, लोग अक्सर इसे 42वें संशोधन से जोड़ देते हैं, लेकिन ये प्योरली 26वें संशोधन से हुआ था। सही पॉइंट रेज किया। फिर 1985 में 52वां संशोधन आया, जिसके जरिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया और इसे 10th शेड्यूल में शामिल किया गया। इसके अलावा 2002 का 86वां संशोधन, जिसने राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21A के तहत फंडामेंटल राइट बनाया,
और 2019 का 130वां अमेंडमेंट जिसने 10% EWS आरक्षण दिया। डीएसपी पर भी थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए, जैसे आर्टिकल 45 जो 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल की बात करता है, आर्टिकल 43A जिसे 42nd संशोधन से जोड़ा गया जो मैनेजमेंट में वर्कर्स की भागीदारी तय करता है, और आर्टिकल 43B जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करता है जिसे 97th संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। यदि हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो एक सवाल उठता है कि क्या पार्लियामेंट पूरे संविधान को अपनी मर्जी से बदल सकती है? वही मैं सोच रहा था, क्या वोटिंग राइट्स ही खत्म कर सकते हैं वो लोग? 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस ने इस बहस को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट के पास शक्ति तो है, लेकिन ये एब्सोल्यूट या असीमित नहीं है। मतलब एक बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर दिया ही? हाँ, अदालत ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का नियम दिया। इसके अनुसार डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स और जुडिशियल रिव्यू जैसी बुनियादी विशेषताओं को कोई भी संशोधन नष्ट नहीं कर सकता। पार्लियामेंट इमारत की मरम्मत कर सकती है पर नींव नहीं खोद सकती। बहुत खूब। अब इन सब अधिकारों और मशीन को चलाने के लिए पैसा चाहिए। संविधान खजाने को कैसे कंट्रोल करता है? अगर इसे हम एक हाउस होल्ड बजट के नजरिए से समझें तो कैसा रहेगा? हाउस होल्ड बजट का एनालॉजी बेस्ट है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन बनाता है जो रेवेन्यू शेयर तय करता है। लेकिन दो मेन फंड्स हैं। पहला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 के तहत, इसे आप घर का जॉइंट बैंक अकाउंट मान लें। इसमें से एक भी पैसा बिना पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन यानी संसद की मंजूरी के नहीं निकाला जा सकता। और दूसरा है कंटिजेंसी फंड आर्टिकल 267। ये वो इमरजेंसी कैश है जो घर में छुपा कर रखा जाता है। बाढ़ या भूकंप आने पर जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तब ये काम आता है। ये सीधे राष्ट्रपति के डिस्पोजल में होता है और फाइनेंस सेक्रेटरी इसे संभालते हैं। फाइनेंसेस के अलावा कुछ शेड्यूल्स भी हैं, जैसे सेकंड शेड्यूल जिसमें राष्ट्रपति और जजेस के सैलरीज या इमोल्यूमेंट्स हैं, 5th शेड्यूल जो शेड्यूल्ड एरियाज और एसटीज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, और 9th शेड्यूल जो 1951 में पहले संशोधन से आया ताकि लैंड रिफॉर्म्स को जुडिशियल रिव्यू से बचाया जा सके। बिल्कुल। ये तो केंद्र और राज्यों की बात हुई, लेकिन आम आदमी के घर के सामने की सड़क, पानी की सप्लाई, कचरा प्रबंधन, इनका क्या? डिसेंट्रलाइजेशन तो वहीं से शुरू होता है। सही पकड़ा आपने। ये हमें म्युनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिकाओं की तरफ ले जाता है। 1992 के 74th संशोधन ने पार्ट 9A जोड़कर इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। सिर्फ आर्टिकल्स नहीं देखने चाहिए, ग्राउंड पर इनका काम देखना जरूरी है। तो एक मेयर को अपने शहर के लिए फैसले लेने की ताकत कहाँ से मिलती है? ये ताकत उन्हें आर्टिकल 243W से मिलती है जो उनकी शक्तियों और जिम्मेदारियों को डिफाइन करता है। लेकिन बिना पैसे के कोई स्कीम नहीं चल सकती। इसलिए आर्टिकल 243Y के तहत स्टेट फाइनेंस कमीशन का प्रावधान है जो इंश्योर करता है कि स्टेट गवर्नमेंट उन्हें प्रॉपर फंड्स दे। और बड़े पैमाने पर प्लानिंग के लिए क्या ढांचा है? दो महत्वपूर्ण समितियां हैं। आर्टिकल 243ZD के तहत डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनती है जो पूरे जिले के लिए डेवलपमेंट प्लान बनाती है, और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनके लिए आर्टिकल 243ZE के तहत मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है जो ट्रैफिक, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर देखती है। बेहतरीन। अगर हम इस चर्चा का सार निकालें तो साफ है कि भारत का संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। एक तरफ ये PIL से कमजोर वर्गों को ताकत देता है तो दूसरी तरफ म्युनिसिपल प्लानिंग से लेकर रेजिडुअरी पावर्स तक एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। इसने खुद को सुधारा है पर अपने बेसिक स्ट्रक्चर को हमेशा सुरक्षित रखा है। ये सच में प्रेरणादायक है। और इसी जीवंतता से एक बड़ा सवाल उभरता है जिस पर जरूर विचार करना चाहिए। 1950 में साइबर लॉ और स्पेस जैसी चीजें अवशिष्ट शक्तियों यानी रेजिडुअरी पावर्स में चली गई, लेकिन दुनिया अब एक नए युग में है, AI और डिजिटल युग। बिल्कुल। तो भविष्य में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी इकोनॉमी इस दुनिया को बदल देंगी, तो क्या हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए कोई कंसेप्चुअल बदलाव करना पड़ेगा? या क्या कभी ऐसा समय आएगा जब हमें अपनी 7th शेड्यूल को इस डिजिटल दुनिया के हिसाब से पूरी तरह दोबारा लिखने की जरूरत महसूस होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। इन सवालों पर विचार करते रहिए और हमेशा सीखते रहिए। यह HCS पॉलिटी पार्ट 6 के पिछले वर्षों के प्रश्नों का आपका फटाफट सारांश है। पिछली चर्चा को ही आगे बढ़ाते हुए चलिए बिना किसी देरी के सीधे उन पक्के तथ्यों पर आते हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार टकराते ही हैं। पहला, मैंडेमस रिट, जिसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। इसके कुछ बड़े दिलचस्प अपराध हैं जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये आदेश आप कभी भी आम नागरिकों, देश के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों या किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट को लागू करवाने के खिलाफ जारी नहीं कर सकते। दूसरा, 7वीं अनुसूची का बंटवारा। देखिए, यूनियन लिस्ट यानी राष्ट्रीय सूची में रक्षा, रेलवे, बंदरगाह और नापतौल के स्टैंडर्ड्स आते हैं, जबकि स्टेट लिस्ट यानी स्थानीय सूची में पुलिस, खेती, स्वास्थ्य और सट्टेबाजी जैसे विषय शामिल हैं। और हाँ, ये जरूर याद रखिएगा कि जो भी बची हुई शक्तियां हैं ना, वो सीधे केंद्र यानी हमारी संसद के पास चली जाती हैं। तीसरा, 4 सबसे अहम संविधान संशोधनों का सटीक मिलान। 130वां संशोधन EWS के लिए 10% आरक्षण लेकर आता है। 52वां संशोधन दल बदल रोकने वाले कानून से जुड़ा है। 26वें संशोधन ने राजघरानों को मिलने वाले प्रिवी पर्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और 86वें संशोधन ने शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत सीधा एक मौलिक अधिकार ही बना डाला।
अंत में संविधान के बुनियादी ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़े केसों की एकदम सही टाइमलाइन। कहानी शुरू होती है 1967 के गोलकनाथ केस से, जिसमें कहा गया कि मौलिक अधिकारों को बदला नहीं जा सकता। फिर आया 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस, जिसने इस बेसिक स्ट्रक्चर का पूरा सिद्धांत ही कर दिया। और आखिर में 1980 के मिनर्वा मिल्स केस ने सरकार की असीमित शक्तियों पर लगाम लगाते हुए इस सिद्धांत को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। बस ये गिने चुने पक्के तथ्य आपकी तैयारी को इतना धारदार बना देंगे कि आप सबसे उलझे हुए विकल्पों में बिना कंफ्यूज हुए अपना सही जवाब आसानी से निकाल लेंगे।